तारीख थी 22 अगस्त 2016। शाम होते होते ये खबर पूरे फिरोजाबाद शहर में आग की तरह फैल जाती है। खबर ये थी कि शहर के सबसे बड़े कारोबारी के इकलौते बेटे के गायब होने की। परिवार से लेकर पूरा प्रशासन गायब हुए लड़के की तलाश में लग जाता है, मगर उसका कहीं भी अता पता नहीं चलता। इसी बीच परिवार वालों को मोबाइल पर एक मैसेज मिलता है और मैसेज पढ़ने की हर कोई शौक रह जाता है। लड़का किडनैप हो गया था। फिरौती की रकम थी 10 करोड़ रुपए और 30 किलो सोना। मामला पुलिस तक जाता है और फिर इस पूरे केस में कुछ ऐसा होता है कि हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति के बारे में तो सुनकर एक पल के लिए यकीन ही नहीं होता। आखिर इस घटना की पूरी कहानी क्या है, इस केस में क्या कुछ होता है और इस अपहरण कांड को अंजाम किसने दिया था और फिलहाल इस केस की क्या स्थिति है, चलिए सब कुछ जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबा कर रखें। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर की है। देश में सबसे ज़्यादा चूड़ी का कारोबार फिरोजाबाद में ही होता है और यही वजह है कि फिरोजाबाद को सुहाग की नगरी भी कहा जाता है। इसी फिरोजाबाद में अतुल मित्तल नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। इनकी गिनती शहर के सबसे बड़े चूड़ी कारोबारों में की जाती है और उन्होंने रियल एस्टेट में भी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अतुल मित्तल का इकलौता बेटा था जिसका नाम है आदित्य मित्तल। शुरुआती पढ़ाई लिखाई होने के बाद ही आदित्य बेंगलोर जाकर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से MBA तक की पढ़ाई पूरी करता है और फिर 2014 में वापस फिरोजाबाद आ जाता है। यहाँ आकर वो अपने पिता द्वारा बनाया गया ओम ग्लासेस नाम की कंपनी में ही जिम्मेदारी संभालना शुरू कर देता है। पूरे परिवार की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, मगर पूरे परिवार को ना जाने किसकी नज़र लग जाती है और फिर सब कुछ बदल जाता है। तारीख थी 22 अगस्त 2016। आदित्य मित्तल हर रोज की तरह 22 अगस्त 2016 को भी सुबह के लगभग 8:30 बजे जिम जाने के लिए अपने घर शांति भवन से अपनी कार से निकलते हैं। वो रोजाना टुंडला थाना क्षेत्र के आर्किड ग्रीन जिम में जाया करते थे। जिम जाने के बाद उनका फिक्स था कि आदित्य जिम से सीधे ऑफिस चले जाते थे और काम संभालना शुरू कर देते थे। मगर 22 अगस्त 2016 को जब आदित्य समय पर ऑफिस नहीं पहुंचे तो ऑफिस से कुछ लोगों ने उनके मोबाइल पर कॉल किया तो आदित्य का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। लोगों को लगता है कि शायद वो अपने किसी दोस्त के साथ निकल गए होंगे, इसलिए ऑफिस नहीं आ रहे। इसलिए कुछ दोस्तों को भी फ़ोन किया जाता है, मगर वो आदित्य के बारे में कुछ नहीं बता पाते। अब जैसे जैसे समय बीतता है आदित्य की खोज तेज हो जाती है। यहाँ तक कि कई घंटे बीत जाते हैं मगर आदित्य का कहीं भी अता पता नहीं चलता। जिम में पता करने पर कहा जाता है कि आदित्य तो आज जिम आया ही नहीं। अब आदित्य के परिवार वाले प्रशासन के पास जाकर आदित्य की खोज की गुहार लगाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि अचानक से आदित्य के चाचा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आदित्य का अपहरण हो गया है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मेरे अगले फ़ोन का इंतज़ार करना। ये मैसेज देखते ही हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लोग बेचैन हो जाते हैं मगर चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि मैसेज में साफ साफ लिखा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए और इसलिए परिवार वाले चाह कर भी पुलिस की मदद नहीं ले पाते और अपहरणकर्ताओं के अगले आदेश का इंतजार करने लगते हैं। इधर आदित्य की किडनैपिंग की खबर सुनकर आदित्य का एक बेहद ही करीबी दोस्त रोहन सिंघल आदित्य के घर जाता है और आदित्य के परिवार वालों को बताता है कि मैंने आदित्य की कार नारकी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले नगला बीच के इलाके में खड़ी है। रोहन सिंघल द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 22 अगस्त को ही आदित्य मित्तल की कार भी बरामद कर ली जाती है।
अपहरणकर्ताओं ने अब तक आदित्य के परिवार वालों को अपनी डिमांड के बारे में नहीं बताया था, इसलिए सभी बेचैन होकर किडनैपर के मैसेज का इंतजार करने लगते हैं। काफ़ी देर तक कोई मैसेज नहीं आता, यहाँ तक कि शाम हो जाती है मगर मैसेज आता ही नहीं। हालांकि जब कुछ अंधेरा हो जाता है तभी रात में आदित्य के चाचा के पास एक बार फिर से अननोन नंबर से फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर तुम आदित्य को सही सलामत और जिंदा पाना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके 10 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो, फिर मैं फ़ोन करके बताता हूँ कि क्या करना है। अमूमन किडनैपिंग से केस में 10, 20 या 50 लाख तक की डिमांड होती है, मगर आदित्य को किडनैप करने वालों ने पूरे 10 करोड़ रुपए की फिरौती की डिमांड की थी। आदित्य के परिवार वाले चाह कर भी इतनी बड़ी रकम का जल्द से जल्द इंतजाम नहीं कर पाते थे। उधर किडनैपर लगातार हिदायत दे रहा था कि अगर तुम पुलिस के पास गए तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए परिवार वाले पुलिस तक भी नहीं जा पाते हैं। अब तक हर परिवार वालों की ओर से जब फिरौती की रकम कम करवाने की कोशिश की जाती है तो ये लोग किडनैपर से पैसे कम करने की काफ़ी गुहार लगाते हैं, मगर वो 10 करोड़ से 1 रुपया भी कम करने के लिए तैयार नहीं होता। कुल मिलाकर परिवार वालों के लिए 10 करोड़ रुपए का इंतजाम करना फिलहाल तो नामुमकिन था। दूसरी तरफ किडनैपर 10 करोड़ रुपए से कम में मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए आदित्य के परिवार वाले फाइनली पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। आदित्य के परिवार वाले तुरंत टूंडला थाने में जाकर आदित्य की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। क्योंकि ये मामला बेहद ही हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस की कई टीम तुरंत एक्टिव हो जाती है और आदित्य की खोज भी शुरू हो जाती है। रोहन समेत आदित्य के जितने भी करीबी दोस्त थे सभी से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है, मगर किसी भी दोस्त के पास आदित्य के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। 22 अगस्त का पूरा दिन और रात इसी उथल पुथल में बीत जाता है, मगर आदित्य का कहीं कुछ पता नहीं चलता। इसी बीच अब 23 अगस्त 2016 को एक बार फिर से किडनैपर आदित्य के चाचा से कांटेक्ट करता है और इस बार अपनी डिमांड बदल देता है। पहले तो किडनैपर सिर्फ 10 करोड़ रुपए मांग रहा था, मगर इस बार वो कहता है कि अब मुझे 30 किलो सोना भी चाहिए। 30 किलो गोल्ड। तुरंत पुलिस को किडनैपर की इस नई डिमांड के बारे में जानकारी दी जाती है। पुलिस वाले भी इस डिमांड के बारे में सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि फिरौती के रूप में गोल्ड की डिमांड इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि शायद इस अपहरण को किसी बाहरी गैंग ने अंजाम दिया है, इसलिए वो फिरौती के रूप में गोल्ड की मांग कर रहे हैं। पुलिस वाले अपनी जांच का तरीका बदलते हुए दूसरे एंगल से जांच शुरू करते हैं, मगर पुलिस वालों को कहीं से भी कामयाबी नहीं मिलती। इधर पुलिस वाले भी अपनी पूरी कोशिश कर ही रहे थे और उधर परिवार वाले भी अपने स्टार से बेटे की तलाश जारी कर रखे थे। जब परिवार वाले अपहरण से पहले के घटनाक्रमों को याद करते हैं तो आदित्य की मां को याद आता है कि अपहरण की घटना से ठीक एक रात पहले यानी कि 21 अगस्त की रात आदित्य का दोस्त रोहन उसके घर आया था और दोनों ने काफ़ी देर तक बातचीत भी की थी। और इसी बातचीत के दौरान रोहन आदित्य की मां के सामने ही सुबह रोहन के साथ जिम जाने की भी बात करता है और इस बात की याद आते ही तुरंत एक बार फिर से आदित्य के परिवार वाले रोहन से फ़ोन पे बात करते हैं और उससे आदित्य के साथ जिम जाने वाली बात के बारे में पूछते हैं। तो इस पर रोहन कोई सटीक जवाब नहीं दे पाता और तुरंत फ़ोन काट देता है। रोहन की इस हरकत से आदित्य के परिवार वालों का माथा ठनकता है और उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका सताने लगती है। अब वो दोबारा फ़ोन करते हैं, मगर इस बार भी रोहन ठीक से बात नहीं करता और इसके बाद रोहन के भाई को भी आदित्य के परिवार वाले फ़ोन करते हैं, मगर वो भी ठीक ढंग से बात करने के बजाय तुरंत फ़ोन काट देता है। अब शक की सुई घूमकर सीधे रोहन और उसके भाइयों पर आती है, इसलिए आदित्य के परिवार वाले अपहरण की घटना के 2 दिन बाद आदित्य के दोस्त रोहन तथा उसके भाई पवन सिंघल तथा उसके एक और दोस्त अर्जुन पर ही आदित्य के अपहरण का शक जताते हुए टूंडला थाने में अपहरण की हत्या का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच पड़ताल शुरू करती है और इसी बीच अपहरण के 3 दिन बाद यानी कि 25 अगस्त 2016 की शाम में
पास के ही शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के भूरा स्थित बुद्ध नहर में स्थानीय पुलिस को झाड़ियों के बीच एक व्यक्ति की लाश मिलती है। तत्काल ही उस लाश को निकाला जाता है तो पता चलता है कि एक नौजवान की लाश है, क्योंकि आदित्य के अपहरण की घटना की जानकारी आसपास के सभी जिलों में दे जा चुकी थी और आदित्य की तस्वीर भी मीडिया में सर्कुलेट हो चुकी थी और उसी आधार पर पुलिस वाले अंदाजा लगाते हैं कि ये किसी और का नहीं बल्कि आदित्य मित्तल का ही शव है। इसलिए शव की शनाख्त करवाने के लिए आदित्य के परिवार वालों को फ़ोन करके बुलाया जाता है। थोड़ी देर बाद ही आदित्य के परिवार वाले अस्पताल जाकर उस शख्स की पहचान करते हैं और वो आदित्य ही होता है। मतलब मित्तल परिवार का इकलौता चिराग हमेशा के लिए मर चुका था। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा था। अब तक इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया में भी हो चुकी थी और क्योंकि ये शहर के सबसे बड़े कारोबारी के बेटे से मामला जुड़ा था, इसलिए शहर भर में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। लोगों ने प्रशासन पर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का भी दबाव बनाना शुरू कर दिया और इसलिए पुलिस और भी तेजी से काम करना शुरू करती है और आदित्य के सब मिलने के बाद सीधे उन दोनों को उठाती है जिन पर परिवार वालों ने शक जताया था। पहले तो रोहन किसी भी तरह से इस घटना में शामिल होने से इनकार करता है, मगर जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ शुरू करते हैं तो रोहन दिल दहला देने वाली सच्चाई से पर्दा उठाता है और ये सच्चाई दोस्ती के रिश्ते को तार तार करने वाली थी। रोहन सिंघल द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक रोहन भी इस शहर के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। रोहन के पिता भी शहर के जाने माने गेट के व्यापारी थे। बिजनेस को और बड़ा करने के लिए रोहन आदित्य की तरह ही रियल एस्टेट के बिजनेस में भी उतरने का फैसला करता है और वो एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स में काफ़ी पैसे लगा देता है। फिरोजाबाद में ही जलसे रोड पर वो कर्मयोगी नाम का एक रेजिडेंशियल कॉलोनी भी बनाता है और रोहन को इस रियल एस्टेट वाले बिजनेस में तगड़ा नुकसान होता है, जिससे कि कर्ज लेकर रोहन ने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था। वो अमरोहा पर पैसे वापस करने का दबाव बनाने लगता है। रोहन और उसके अन्य साथी अपने स्टार से कैसे पैसे जताने की कोशिश करते हैं, मगर वो कामयाब नहीं हो पाते और इसी के बाद उनके दिमाग में किडनैपिंग के जरिए पैसे हासिल करने का शैतानी ख्याल आता है। इसके बाद रोहन अपने पुराने दोस्त आदित्य मित्तल को ही किडनैप करके पैसे ऐंठने का आइडिया अपने दोस्तों को देता है। दरअसल रोहन सिंघल और आदित्य मित्तल की दोस्ती लगभग 1 साल पहले हुई थी। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी थे, एक दूसरे के घर आना जाना भी होता था और इस कारण रोहन को आदित्य के परिवार वालों की हैसियत का अंदाज़ा भी अच्छे से था। क्योंकि आदित्य मित्तल अतुल मित्तल का इकलौता बेटा था, इसलिए रोहन अपने दोस्तों को यकीन दिलाता है कि अगर हमने आदित्य को किडनैप कर लिया तो उसके परिवार वाले अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए मुंह मांगी कीमत दे देंगे। फिर उन पैसों से हम बड़ी आसानी से अपना कर्जा चुका सकते हैं और इसी के बाद वो प्लानिंग शुरू कर देते हैं और इसी साजिश के तहत वो अपने प्लान को अंजाम देते हैं। अंजाम तक पहुंचाने से पहले 21 अगस्त 2016 की रात थी। आदित्य के घर जाता है। रोहन सिंघल के खुलासे के मुताबिक जब आदित्य जिम के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे रोहन मिलता है। रोहन उसे रोककर कहता है कि आज जिम जाने के बजाय मेरे साथ चलो, हम अपने फार्म हाउस पर चलकर शूटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि रोहन सिंघल भी शहर के एक बड़े कारोबारी का बेटा था और उसके पास लाइसेंस से तैयार होने के साथ साथ एक बड़ा सा फार्म हाउस भी था। इसलिए आदित्य शूटिंग प्रैक्टिस की बात सुनकर रोहन के साथ उसके जलसेट रोड स्थित फार्म हाउस पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और जब आदित्य रोहन के फार्म हाउस की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि थोड़ी दूर जाने के बाद रोहन आदित्य से रास्ता बदलते हुए दूसरी तरफ चलने के लिए कहता है। पूछे जाने पर रोहन कहता है कि इधर मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ थोड़ा सा काम है, वहाँ से आकर फिर हम लोग फार्म हाउस चलेंगे। रोहन के इतना कहने पर आदित्य अपनी कार दूसरी तरफ मोड़ लेता है और जैसे ही उसे ये कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँचता है, पहले से तैयार रोहन के भाई और दूसरे दोस्त तुरंत आदित्य को अपने कब्जे में लेकर हाथ पैर बांध देते हैं और मुंह पर कपड़ा डाल देते हैं।
इसके तुरंत बाद पहले से तैयार बेहोशी का इंजेक्शन भी आदित्य को दे दिया जाता है और इस कारण थोड़ी ही देर बाद आदित्य बिल्कुल खामोश हो जाता है। इसके बाद रोहन एक फर्जी आईडी से कुछ दिन पहले ही लिए गए सिम का इस्तेमाल करते हुए आदित्य के चाचा को फ़ोन करते हुए आदित्य के किडनैपिंग की जानकारी देता है। आदित्य के चाचा रोहन की आवाज़ फ़ोन पर इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि फ़ोन करने के लिए आदित्य ने वॉइस चेंजर ऐप का इस्तेमाल किया था। रोहन के खुलासे के मुताबिक किसी का भी शक रोहन पर ना हो, इसलिए वो आदित्य को किडनैप और बेहोश करने के बाद रोहन के प्लान के मुताबिक ही आदित्य के घर जाता है और किडनैपिंग की खबर सुनकर अफसोस करने का नाटक करता है और इसके अलावा फ़ोन लगातार आदित्य के घर आना जाना जारी रखता है ताकि वो सभी परिवार वालों के मूवमेंट को समझ सके और इस हिसाब से फैसला कर सके कि रोहन पुलिस पूछताछ में आगे खुलासा करता है कि यहाँ तक तो उसका प्लान बहुत अच्छा चल रहा था, मगर जब आदित्य के परिवार वाले पुलिस को इस बात की जानकारी दे देते हैं तो खबर मीडिया में चलने लगती है। स्थानीय मीडिया में आदित्य की तस्वीर चल रही थी, वो रोहन के साथ वाली थी। पुलिस की बड़ी सक्रियता से रोहन को डर सताने लगता है कि अब वो पकड़ा जाएगा और उसका राज खुल जाएगा। इसलिए आदित्य को और देर तक बेहोश करने के लिए एक के बाद एक बेहोशी के कई इंजेक्शन लगा देता है और लगातार इंजेक्शन लगाने का नतीजा होता है कि दवा की ओवरडोज से आदित्य मित्तल की मौत हो जाती है। मौत को दूसरा एंगल देने के लिए ये लोग आदित्य का गला भी घोटते हैं ताकि इस केस के मर्डर एंगल को बदला जा सके। आदित्य की मौत के बाद ये सभी लाश को ले जाकर पास के ही एक नहर में फेंक देते हैं, मगर थोड़ी ही देर बाद लाश बाहर आकर बबूल के झाड़ियों तक पहुंच जाती है और जल्द ही पुलिस वालों की नज़र में भी आ जाती है। रोहन और उसके दोस्त आदित्य की हत्या करने के बावजूद एक बार फिर से आदित्य के परिवार वालों को फ़ोन करते हुए फिरौती की रकम की डिमांड करते हैं और बाद में वो इस केस को दूसरा एंगल देने के लिए गोल्ड की डिमांड भी करते हैं। गोल्ड की डिमांड के बारे में पूछे जाने पर रोहन बताता है कि दरअसल उन्होंने जानबूझकर गोल्ड की डिमांड की थी ताकि पुलिस वालों को लगे कि इस अपहरण कांड में कोई विदेशी गैंग शामिल है। रोहन के इस दहला देने वाले खुलासे के बाद पुलिस तत्काल रोहन और उसके एक नौकर पवन लाल को गिरफ्तार करती है और इन दोनों के निशानदेही पर पुलिस वहां भी छापेमारी करती है जहां पर आदित्य को बंदी बनाकर रखा गया था और उस जगह से आदित्य को बांधने में इस्तेमाल किए गए जंजीर और रस्सी को भी पुलिस अपने कब्जे में लेती है। इसके अलावा आदित्य को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन और दूसरे आइटम को भी पुलिस हिरासत में लेती है। पुलिस ने रोहन और पवन को तो गिरफ्तार कर लिया था, मगर पुलिस पूछताछ में रोहन खुलासा करता है कि उसकी पूरी साजिश में उसका भाई पवन सिंघल ने भी साथ दिया था। इसलिए पुलिस पवन सिंघल को भी गिरफ्तार करती है। आगे की जांच में खुलासा होता है कि इसकी साजिश में बड़े में रोहन और पवन सिंघल की मां अनीता सिंघल को भी जानकारी थी, मगर उन्होंने अपने बेटों को ऐसा करने से नहीं रोका और इसलिए पुलिस अनीता सिंघल को भी गिरफ्तार करके जेल भेजती है। कुल मिलाकर कई दिनों की जांच के बाद इस मामले में पुलिस द्वारा 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार आरोपियों में आदित्य का दोस्त रोहन सिंघल, राजमिस्त्री हंसराम, गोपाल उर्फ राम गोपाल, मुकेश, रोहन का भाई पवन सिंघल तथा रोहन का दोस्त अर्जुन और रोहन की मां अनीता सिंघल शामिल थी। इन सभी लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच आगे बढ़ाते हुए ठोस सबूत जुटाना शुरू कर देती है और फाइनली इस केस को स्थानीय अदालत में शुरू किया जाता है। पुलिस द्वारा इस मामले में काफ़ी ठोस सबूत आ जाते हैं तथा बड़ी संख्या में गवाहों को भी कोर्ट में पेश किया जाता है और इस तरह पुलिस द्वारा जुटाए गए पुख्ता सबूत तथा गवाहों के बयान पर कोर्ट अप्रैल 2021 में रोहन सिंघल, पवन सिंघल, रोशन लाल तथा गोपाल को आदित्य मित्तल की किडनैपिंग तथा हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाती है और जबकि रोहन के दोस्त अर्जुन और रोहन की मां अनीता देवी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया जाता है। इन आरोपियों पर 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया जाता है। फिलहाल सभी अपराधी जेल की हवा खा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आदित्य का पूरा परिवार
दोस्तों पर किए गए भरोसे की कीमत चुका रहे हैं। दोस्तों, इस केस पर आपकी पूरी राय क्या है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।